दे तद्गुणलब्धै. तिकडं मोठा असेल दुसऱ्या पानावर जम्बूद्वीप म्हणून, द्वीप म्हणून मोठा असेल बघा. तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में पहले सूत्र बोलते हैं, 6 सूत्र हो गए. रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम भूमयो गणाम्बवाता काश प्रतिष्ठा सप्तदोदः. तासूत्रिंशत् पंच नरक हैं. कितने नरक हैं उन पृथ्वियों में? सब मिलाकर के 84 लाख विमान हैं. पहली पृथ्वी में कितने हैं? पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथी में, पांचवी में और छठी में 5 कम 1 लाख. 5 लाख नहीं 3 लाख है ना, 3 लाख है पांचवी में, और छठे में 5 कम 1 लाख और सातवें में 5 ही है. उन नरकों में क्या क्या वहाँ दुख है वो 3 प्रकार से बताया. एक वहाँ की परिस्थिति की अपेक्षा से, ये वहाँ की लेशा, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया, ये सब कैसे हैं? अशुभतर है, नित्य अशुभतर है. और दूसरा कौन सा दुख है वहाँ पर? दूसरा परस्पर नारकियों के द्वारा दिया गया दुख है. एक नारकी दूसरे नारकी को इस प्रकार से तेल में भूनना, सैमरतर ऊपर चढ़ाना और छीलना, वही, और जो लोहे की स्त्री को आलिंगन देना, इस प्रकार के अनेक दुख दूसरे नारकियों के द्वारा दिए जाते हैं. वो दूसरा दुख है. वो बोलते ना हम तो ऐसे ही परेशान हैं और आप हमको तकलीफ दे रहे हो, ऐसे बोलते ना अपन. कोई शारीरिक बीमारी है और भी कोई दूसरे पाप कर्म का उदय है, और वहाँ उस समय कोई आकर के अपने को और दुख देता है तो ऐसे चिढ़ाते अंदर से, हम तो पहले अपने दुख से दुखी हैं और तुम और आकर के हमें कुछ बोल करके और कुछ ये करके दुखी कर रहे हो. तो नरक में दोनों दुख हैं. वहाँ स्वयं नारकी दुखी हैं इस सब परिस्थिति से, और दूसरे नारकी आकर के और ज़्यादा तकलीफ देते हैं. और तीसरा दुख क्या बताया था? असुर कुमार जाति के, जो अम्बावरिश जाति के असुर कुमार देव हैं, वे संक्लेश परिणाम वाले हैं और वे आकर के वहाँ नारकियों में परस्पर लड़ाई झगड़ा कराते हैं, उनको भिड़ाते हैं याद दिला करके. तो मतलब ये सब अपन यहाँ पर भी देख रहे हैं. ये 3 प्रकार के दुख यहाँ पर लौकिक मनुष्य गति और तिरंच गति में भी देख रहे हैं. इस प्रकार के दुख यहाँ हम भोग रहे हैं. ये ही दुख समझो कि अनंत गुना है वहाँ पर. तो यहाँ का इतना सा दुख हमें सहन नहीं होता है, तो वहाँ का दुख कैसे सहन करते हैं हम? कितनी तकलीफ होती होगी यहाँ पर जो होती है, उससे भी कितनी गुनी तकलीफ वहाँ पर है नरक में. फिर वहाँ की आयु बताई. पहले पृथ्वी के नरकियों की आयु कितनी है? कितने आयु? अब कम से अधिक तक जाना है. 1 सागर से 33 सागर तक. सबसे जगह नहीं से 10,000 वर्ष है, वो बाद में अगले अध्याय में बताने वाले हैं. यहाँ तर उत्कृष्ट आयु खाली बताई है जीवों की. तो पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, 1 सागरोपम बोलते हैं. दूसरी पृथ्वी में 3 सागरों. ये सागर बोलने की, पल्ले बोलने की, ये संक्षेप में एक देश उच्चारण करने पर समझ लेना, उस अपेक्षा से है. पहले जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, षटखंडागम है, तत्वार सूत्र है, उसमें सागर कहीं नहीं लिखा है. सागरोपम ही बोलेंगे, पल्योपम ही बोलेंगे, क्योंकि उस संख्या का नाम ही सागरोपम है. सागर की जिसको उपमा दी गई है वो संख्या सागरोपम, पल्ले की उपमा जिसको दी गई है वह पल्योपम. इस प्रकार उस संख्याओं का नाम है. इसलिए सूत्र ग्रंथ होते हुए भी सूत्र में कम शब्द में आप लिख सकते थे, लेकिन आचार्य ने सागर शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सागर कोई संख्या नहीं, सागरोपम ये संख्या है.
इससे वो पता चलता। षटखंडागम के भी जितने सूत्र हैं सभी में पल्लवम सागरोम ऐसा कहते हैं। बाद में जो है वो संक्षेप में कहने की अपेक्षा से नेमिचंद्राचार्य चंद्राचार्य वगैरह ने पल्लव सागर का प्रयोग किया है, और भी आचार्य ने किया है। तो एक सागरोपम, इसलिए सागरोपम बोलना बहुत अच्छा है। एक सागरोपम, दूसरी पृथ्वी में कितनी है आयु? 3 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु 3 सागरोपम। सूत्र याद रखो, तत्वार सूत्र यदि आपको पूरा याद होता है ना तो संपूर्ण जिनागम याद हुआ जैसा है। संक्षेप में सब कुछ वर्णन आता है। हाँ, हमें तो इस सूत्रों से सब याद है, ऐसे याद नहीं रहते। फिर 1 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत्, तो क्रम से याद हो गए ना। 1 3 सागरोपम, 7 सागरोपम, 10 सागरोपम। 10 सागरोपम कहाँ पर है? चौथी पृथ्वी में, पांचवी पृथ्वी में 17 सागरोपम, छठी में 22 सागरोपम, और सातवीं में, तीसरी पृथ्वी में कितना है रिंकी दीदी? 7 सागरोपम है। क्रम से बोलो तो आता है, और बीच में से बोलो तो नहीं आता है, तो बीच में से भी याद होना चाहिए। 7 सागरोपम है, मतलब नीचे नीचे की पृथ्वी में आयु अधिक अधिक है। इस प्रकार अधोलोक का और नरकों का वर्णन करके अब तिर्यक लोक और वहाँ पर मनुष्य तिर्यंच उनका वर्णन करते हैं 7वें सूत्र से लेकर के। क्योंकि पृथ्वियाँ तो नीचे नीचे हैं, लेकिन द्वीप समुद्र कैसे हैं? तिरछे हैं कि नीचे नीचे हैं या आजू बाजू में हैं। जैसे यहाँ पर एक पंढरपुर है, इधर सोलापुर है, इधर नाते पोते हैं, ऐसा तिर्यक लोक है, कैसा है? इस प्रकार की जिज्ञासा होती है। तो इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं कि स्वयंभू रमन समुद्र पर्यंत के सब द्वीप समुद्र किस प्रकार से अवस्थित हैं। जम्बू द्वीप लवनोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। क्या है? मध्य तिर्यक लोक में द्वीप और समुद्र है। यहाँ पर भी द्वीप कहते हैं ना, जिसको समुद्र चारों ओर से बेड़ा हुआ है उसको ही द्वीप ये संज्ञा होती है। तो यहाँ मध्य लोक में, तिर्यक लोक में द्वीप समुद्र है। कैसे है? उनका नाम क्या है उन द्वीप समुद्रों का? जम्बू द्वीप लवनोदादय। एक द्वीप बताया, पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, सबसे पहले द्वीप है। फिर उसको वेड़ा हुआ कौन है? लवनोद। लवनोद मतलब लवन समुद्र, उद मतलब समुद्र लेना, और आदय, आदि शब्द से बाकी के सब द्वीप समुद्रों को जान लेना। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। 28 सागरोपम, उद्धार सागरोपम प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या है। सब मिलाकर के कितने? 28 उद्धार सागरोपम बहुत बड़ी संख्या होती है। एक व्यवहार पल्लवोपम में ही असंख्यात होता है, और उसके भी असंख्यात गुना एक उद्धार सागरोपम है। और ऐसे 28 उद्धार सागरोपम प्रमाण इतने असंख्यात, लासंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या है। और उनके नाम कैसे हैं? शुभ नामान, अच्छे अच्छे नाम हैं। जो खराब नाम होते हैं ना वो द्वीप समुद्रों के नहीं है, सब शुभ नाम वाले। जैसे पहला जम्बू द्वीप, जम्बू मतलब क्या होता है? जामुन होता है, जामुन। जम्बू वृक्ष बीच में है, इसलिए उसका नाम कौन सा पड़ा है उस द्वीप का? जम्बू द्वीप। फिर उसके बाद में कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। फिर उसके बाद में धातकी खंड है। धातकी मतलब आंवला होता है, आंवले का वृक्ष वहाँ होता है, इसलिए उसको धातकी खंड कहते हैं। उसके बाद में कालोद समुद्र, कालोद मतलब ही समुद्र होता है ऐसा। फिर उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, और उस द्वीप के बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत है, वहाँ तक ही मनुष्य रहते हैं। अढ़ाई द्वीप अपन बोलते हैं ना, तो कैसे है ये द्वीप समुद्र? तो इनके नाम बताए हैं, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, पारुण। अब आगे जो है ना, वो जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। पहले खाली 2 समुद्र और 2 जो द्वीप है उनके नाम अलग अलग है, जम्बू द्वीप और लवन समुद्र।
फिर धातकी खंड और कालोदरी समुद्र या कालोद समुद्र कहो। और फिर उसके बाद में जो द्वीप है उसे वही नाम वाला सागर है। पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, 5वां समुद्र है ना, जहाँ से देव तीर्थंकर का जन्म कल्याणी के समय अभिषेक करने के लिए जल लाते हैं। कहाँ पर है वह? 5वां समुद्र, मतलब 5 द्वीप हो गए और 4 समुद्र हो गए। दुगुना दुगुना अभी आगे बताने वाले। तो इतनी दूर से अभी अपन उसके अगले सूत्र में उसका हिसाब करेंगे कितना दूर है वो क्षीर समुद्र। तो उस क्षीर समुद्र से स्वर्ग के देव आकर के पानी लाते। क्यों? वहाँ से क्यों लाते? यहाँ नहीं है क्या पानी? तो वो प्रासुक जल है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी विकलत्र या कोई भी जीवों की वहाँ उत्पत्ति नहीं है, ऐसा वह जल है। तो उस जल से ही जो दूध के समान दिखता है, सफ़ेद कलर का है, तो क्षीरवर समुद्र के जल से ही उसका अभिषेक करते हैं तीर्थंकर बालक का। तो क्षीरवर समुद्र है 5वां। फिर घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर, इक्षु मतलब गन्ना, जैसा नाम है वैसा ही उनका जल भी है। जल का जो टेस्ट है वो उसी प्रकार का है। इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। फिर नंदीश्वर द्वीप 8वां और नंदीश्वर समुद्र, कि जिस नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका में अभी अपन पूजन करते हैं, वहाँ पर 52 अकृत्रिम चैत्यालय है। 4 दिशा में 13-13 प्रत्येक दिशा में इस प्रकार 52 अकृत्रिम चैत्यालय है जिसकी अपन वंदना करते हैं। तो वो 8वां द्वीप है। और 8वां द्वीप समुद्र का नाम भी क्या है? नंदीश्वर। नंदीश्वर वर और लिखा है इसमें, नंदीश्वर वर द्वीप और नंदीश्वर वर समुद्र, ऐसा। अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, इस प्रकार 9वां। फिर आगे भी कुंडलवर द्वीप वगैरह हैं। 13वें द्वीप का भी नाम है कि जहाँ पर 8वें द्वीप में 11वें द्वीप ना कुंडलवर द्वीप, और 13वें द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है। 4 पर्वत है वहाँ पर, उस पर्वत के 4 दिशाओं में वहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। तो इस प्रकार ये असंख्यात, इस प्रकार ये एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस प्रकार कितने हैं? असंख्यात द्वीप और समुद्र है। सबसे लास्ट समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। लास्ट में समुद्र आएगा, क्योंकि विषम संख्या में द्वीप है, सम संख्या में समुद्र है। तो सबसे लास्ट क्या है? समुद्र है, अंत होता है। तो सबसे बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र है, कि आधा भाग में संपूर्ण द्वीप समुद्र आ जाते हैं और आधे भाग में स्वयंभू रमण समुद्र है, आधा राज्यों में। क्योंकि पहले से अभी उसका ये बता रहे हैं आगे कि कितने उसकी व्यास कितना है प्रत्येक द्वीप समुद्र का, वहाँ पर दोगुना दोगुना करेंगे तो सबसे लास्ट का जो समुद्र है वो सबसे बड़ा है। वो स्वयंभू रमन द्वीप उससे आधा, और स्वयंभू रमन समुद्र द्वीप से स्वयंभू रमन समुद्र दुगुना है। तो इस प्रकार ये द्वीप और समुद्र कैसे हैं, ये अब आगे के सूत्र में बताएंगे। उसको पढ़ते अपन सूत्र, फिर देखते हैं। 8 नंबर का सूत्र है, द्विर द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। पहला सूत्र भी बोलना रह गया, बोलो। हाँ आकांक्षा। बराबर। रिंकी दीदी बोलो। बोलो आगे भाभी तुम। तुम्हें बोला।
तुम्ही म्हणे मोठ्याने. द्विर द्विर म्हणायचं. द्विर द्विर र पुढचा र पण. बस. तर काय सांगते, द्विर द्विर विष्कंबा. हाँ, वे द्वीप समुद्र कैसे हैं? दुगुने दुगुने विस्तार वाले हैं. और कैसे स्थित है? इधर एक इधर एक इधर एक है क्या? नहीं है. पूर्व पूर्व परिक्षेपीन, पूर्व पूर्व को बेड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं. बराबर है, घेरे हुए बोलेंगे. दुगुने दुगुने विस्तार वाले हैं. और पूर्व पूर्व मतलब पूर्व द्वीप को समुद्र ने घेरा है, समुद्र को आगे के द्वीप ने घेरा है, द्वीप को आगे के समुद्र ने घेरा है. इस प्रकार ये गोल गोल है. पहले बीच में है जम्बू द्वीप, फिर इससे दुगुना लवण समुद्र, इससे दुगुना धातकी खंड, ऐसे आगे आगे पूर्व पूर्व के समुद्र को घेरे हुए ऐसे स्थित हैं. इसलिए वो शब्द दिया है कि पूर्व पूर्व परिक्षेपिन. मतलब इधर एक द्वीप, इधर समुद्र, इधर द्वीप, ऐसा नहीं है. पहले द्वीप को समुद्र ने घेरा है, समुद्र को फिर आगे के द्वीप ने घेरा है, फिर उस द्वीप को आगे के समुद्र ने घेरा हुआ है. ऐसे गोल गोल है. हाँ, बराबर. द्विर्द्विरिष्कंभा, बराबर. द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो. प है वहाँ पर, व नहीं, वो प करते हैं. वो लिखा है क्या? प प हाँ, प है. पूर्व पूर्व परिक्षेपिन. हाँ, ये क्यों दिया है कि इधर उधर गांव जैसा नहीं है. ये पूर्व पूर्व को बेड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं. और इनकी आकृति कैसी है? वलयाकृतय. बीच का जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है. पूरे जैसे अपन थाली रखते ना, आप ऐसे पूरे यहाँ सब रचना है उसकी. लेकिन यहाँ का जो समुद्र है उसका आकार कौन सा हो गया? ये वलयाकार. ये बीच में भाग उसका नहीं आएगा. इसलिए जैसे अपन गोल थाली रखी और उसके बाहर बाहर ऐसे रचना की, तो वह वलय मतलब कंकण होता है ना, हाथ का कंकण, चूड़ी जैसा. तो चूड़ी जैसा आकार वाले हैं वलयाकृति. ये ऐसा, ये पूरा जो लवण समुद्र, ये पूरा ऐसा लवण समुद्र है. और उसके बाद धातकी खंड है. तो यहाँ पर भी वो सब रचना है. तो ये ऐसा गोल ही है, लेकिन वो थाली के आकार नहीं, बीच का भाग उसका नहीं है, ऐसे बाजू का भाग. इसलिए वलयाकार उसको बोला है, वलयाकृति है. और दूने दूने कैसे विस्तार वाले हैं? हाँ, दूने दूने बताए ना विस्तार वाले. जैसे पहले जम्बू द्वीप है, वो कितना है उसका प्रमाण? 1,00,000 योजन. इससे दुगुना मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास कितना है? कहीं से भी ले लो, वर्तुल जो होता है उसका व्यास कहीं से भी कहीं देखो तो एक समान ही होता है. तो ये 1,00,000 योजन इसका व्यास है, विस्तार है. विष्कंभ मतलब विस्तार, व्यास. और इस जो धात के लवण समुद्र है उसका यह व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इससे दुगुना है, 2,00,000 है. यहाँ से यहाँ नहीं लेना, इसको बाह्य सूची व्यास बोलते हैं. उसको निकालने का अलग तरीका है. लेकिन इसका विस्तार मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी ले लो, ये कितना है? 2,00,000 योजन है. इससे दुगुना अगला धातकी खंड है, वो कितना है? 4,00,000. अपन बोर्ड पर निकालेंगे ना तो 3-4 ही निकाल, 2-3 ही निकाल पाएंगे, दोगुना दोगुना करके. पहले छोटा लेकर के भी करेंगे तो भी, क्योंकि दुगुना दोगुना कितना बड़ा. अभी यहाँ इससे ये दुगुना निकालो तो यहाँ तक निकालना पड़ेगा, फिर इससे दुगुना निकालो तो यहाँ तक निकालना पड़ेगा. ऐसे 3-4 समुद्र अपन निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे. तो इस विस्तार से यह धातकी खंड का जो विस्तार है वो इसका 1 है, इसका 2, 1 मतलब 1,00,000 योजन. और योजन भी वो अपने जैसा छोटा नहीं होता है, महायोजन होता है, बड़ा योजन होता है.
अपने समझो कि 500 एक कम से कम 500 योजन का एक वह महायोजन होता है। अपने से योजन मतलब क्या होता है, 8 मील का एक योजन होता है। 4 कोस ले लो, 4 कोस का एक योजन होता है, और एक कोस कितने का होता है, 2 मील का, और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है लगभग, 1.5 किलोमीटर होता है लगभग। तो इसलिए ये 8 योजन मतलब किलोमीटर कितने होंगे अपने हिसाब से, नहीं 8 योजन, 1 योजन मतलब कितने किलोमीटर होंगे, 12 किलोमीटर होंगे लगभग, उससे ज़्यादा ही होंगे लेकिन लगभग ऐसा बोल रहे हैं। तो इस हाँ ये महायोजन है ना, तो 1 लाख योजन को 12 गुना करेंगे, हाँ ये महायोजन 500 12 और हाँ 6000 किलोमीटर हो जाएगा। 1 योजन में 6000 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 1 लाख योजन है, तो अपने किलोमीटर कितने हो गए देखो। हाँ बराबर, मतलब इसलिए वो अभी साइंस भूगोल में जो बताते हैं ना, वो उसका मेल अपने साथ नहीं बैठता है। तो 2 लाख योजन ये, और इसके धात के खंड 4 लाख योजन, पुष्कर अब नहीं कालोद समुद्र, इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास 8 लाख योजन है। ये सब यहाँ से यहाँ तक के बताएं, वो सभी ओर से देखेंगे तो उतना ही है, इधर 4 लाख, इधर 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 सब। और उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, उसका कितना है, 16 लाख योजन है। और इसके बीच में ये मानुषोत्तर पर्वत है ना, इसका वर्णन आने वाला है बाद में। तो इधर आधा ये और ये आधा इधर पुष्करवर द्वीप, तो इधर 16 है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 8 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 हो गया, और इधर 22 आ जाएगा, तो 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप बोलते हैं मनुष्य लोग। उसका वर्णन आने वाला है बाद में, विस्तार से वहाँ देखेंगे। तो ये केवल याद क्या रखना है, एक तो मध्य लोक में द्वीप समुद्र है, वे कैसे हैं, शुभ नाम वाले हैं, और वे दूने दूने विस्तार वाले हैं, एक से दूसरा दूना। अब ये बता रही थी मैं कि दूना दूना करते ही जाएंगे, तो लास्ट का जो स्वयंभू रमन द्वीप है, उससे स्वयंभू रमन समुद्र क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो एक आगे का द्वीप या समुद्र, उसका जितना व्यास है उससे भी कम व्यास बाकी के सबका होता है। स्वयंभू रमन समुद्र का जो व्यास होगा, उससे भी जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमन द्वीप तक जितनी जगह व्याप्त हुई है, वो कम जगह व्याप्त हुई है स्वयंभू रमन समुद्र से। जैसे उदाहरण से देखो, यहाँ पर ये धात के खंड कितना है, 8 लाख योजन विस्तार वाला है, और बाकी इसके भीतर के जो है वो कितने विस्तार वाले हैं, ये 4 और 2 6 और 1 7, इसका व्यास कितना है, 7 लाख योजन है। तो इस द्वीप से भी इन सब का मिला करके भी व्यास कम हो जाता है। ऐसे दोनों तरफ का ले लो तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर का भी 2 और 4 ले लो, हाँ तो ये यहाँ से यहाँ जो है उससे वो कम होगा। लेकिन ये व्यास यदि देखेंगे ना, तो इतना ये व्यास इन सब द्वीप समुद्रों से अधिक है। तो एक स्वयंभू रमन समुद्र का जो व्यास होगा, वो जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमन द्वीप तक जितना व्यास है, उसका विस्तार व्यास लेना, सूची व्यास, बाह्य सूची व्यास नहीं लेना, उससे भी स्वयंभू रमन समुद्र का व्यास अधिक है। तो इस प्रकार मतलब 1 लाख योजन अधिक होता है, कहीं पर भी ले लो 1 लाख अधिक होगा। तो इस प्रकार ये द्वीप और समुद्र है। फिर इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में दूने दूना विस्तार वाला ऐसा क्यों लिखा है, तो विपसार्थ बोलते इसको, मतलब पुनः पुनः आगे आगे के सब बताना है ना, बहुत सारे हैं, इसलिए विपसार्थ में यहाँ पर दीर्घ ऐसा कहा है। और इसका आकार कैसा है, उसका निराकरण चौकोन या अन्य त्रिकोण वगैरह आकार वाले नहीं हैं, वाले आकार है, ये बताया है। अब आगे इन असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में
जम्बू द्वीप है उसका वर्णन करते हैं आगे के सूत्र में। मतलब तिर्य लोक भले 7 राजू लंबाई हो उसके उत्तर दक्षिण, लेकिन मध्य लोक जो जहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच है वो कितना है, पंचेंद्र तिर्यंच और मनुष्य, वो 1 राजू बाय 1 राजू है। ये सब द्वीप समुद्र आएंगे, वह त्रसनाड़ी का जो बीच का भाग आएगा, ऐसे 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा, ऐसा जो जगह है उसके बीच में ही द्वीप समुद्र होंगे। उसके बाहर नहीं है द्वीप समुद्र, 1 राजू के भीतर ही है। अब इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है उसका वर्णन करते हैं। तन्मध्ये मेरुणाभिवृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः। हाँ, तन्मध्ये आपको बोलो सूत्र। नाभिर्वृत्तो पाठ्यमग कप्पू दे दे मन। हाँ बराबर है। तन्मध्ये मेरुणाभिः वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मतलब वो तन्मध्ये का तत्कार्थ क्या लेंगे, किसका वर्णन चल रहा है, द्वीप समुद्रों का। तो उन द्वीप समुद्रों के बीच में कभी भी तत् आता है तो पीछे से देखना कि किसका प्रकरण चल रहा है। तो तन्मध्ये मतलब उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में क्या है, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप है। वह जम्बूद्वीप कैसा है, वृत्तः मेरुणाभिः, उसके विशेषण है सब जम्बूद्वीप के। जम्बूद्वीप मेरुनाभि है, मेरुनाभि मतलब उसके नाभि के स्थान में मेरु पर्वत है। नाभि कहाँ पर होती है, बराबर बीच में मध्य भाग में होती है, तो इसलिए उसके जम्बूद्वीप के मध्य भाग में ये जम्बूद्वीप है। तो इसके मध्य भाग में यहाँ पर क्या है, मेरु पर्वत है। पंचमेरु का वर्णन सुनते हैं ना अपन, उसकी पूजा भी करते हैं। तो सुदर्शन मेरु जो है वो जम्बूद्वीप के बराबर बीच भाग में है। फिर वो मेरु पर्वत का आएगा आगे बाद में, वहाँ देखेंगे, आएगा ना आगे, नहीं शायद नहीं आएगा वापस ना, नहीं आएगा वापस। हाँ, तो सुमेरु पर्वत जो है वो बीच में है। कितनी ऊंचाई का है, कल बताया था 1,00,000 योजन, जमीन से नीचे 1,000 योजन, मतलब चित्रा पृथ्वी है उसके ऊपर ये मेरु पर्वत है। तो उसके चित्रा पृथ्वी की जो 1,000 योजन उसकी लंबा ऊंचाई है, मोटाई बोलो या ऊंचाई बोलो, तो वो है उतनी उसकी गहराई है, किसकी, मेरु पर्वत की, मतलब जमीन में उतना है। और उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर कितना है, 99,000 योजन, और उसकी चोटी है, वो कितनी है, यहाँ पर ये जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन वाला है। और ये सुदर्शन मेरु जो है ये इसका विस्तार 10,000 योजन जमीन पर है। इसको अलग से निकाल ते पण काढायला पाहिजे होतं मेरु पर्वत। यहाँ पर ये, लेकिन ऐसा अपने को निकालना है ना। तो ये मेरु पर्वत है। अपन मेरु की पूजा पढ़ते हैं ना, उसमें सब वर्णन आ गया है। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भूपर वज्र सालवन छाजे। यहाँ जहाँ पर ये चित्रा पृथ्वी है उसके नीचे इसका जो नींव बोलते हैं वो 1,000 योजन है। ये 1,000 योजन
काढतोच काय तुम्हाला येतं यायला. फिर इसके ऊपर ये भद्रशाल वन है, ऐसा अपन जहाँ देखते हैं वहाँ पर भद्रशाल वन, उसमें ये चारों कोनों में चैत्यालय है, चारों तरफ। फिर इसके ऊपर 500 योजन ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर अंदर 500 योजन जाते हैं, ये 10,000 योजन है ना। फिर सीधा गया ऊपर तिरछा, फिर उसके अंदर 500 योजन जाने पर यहाँ पर नंदनवन है, ने पर्वत अंदर जाता है। फिर सीधा जाके तिरछा जाता है। अभी वो इतना जल्दी में आएगा नहीं बराबर व्यवस्थित, खाली अपने को समझना हो तो समझते हैं। तो ये 500 योजन हो गया, ये नीचे 1000 योजन हो गया, और सीधा कितना गया है 25,000 योजन है ना, वो कॉपी इसमें है। ये यहाँ तक 62,500 योजन है। दूसरा हाँ, ये भद्रशाल वन है, फिर उसके ऊपर यहाँ नंदनवन है। जब वह इतना बड़ा जमीन पर है, फिर वो छोटा होता हुआ गया, फिर उसके भीतर 500 योजन गया, तो वो जो 500 योजन का एरिया है उसमें ही वहाँ पर वन है, नंदनवन। और उस नंदनवन और क्या है 4 चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय चारों दिशाओं में। पुनः थोड़ा सीधा जा करके पुनः तिरछा गया 62,500 योजन ऊपर, फिर वहाँ पुनः अंदर 500 योजन जाएगा, वो मेरू पर्वत। अपन कटड़ा करते हैं ना उसके कोई भी ये करते तो वहाँ पर, तो यहाँ वापिस वो भीतर जाएगा छोटा, और फिर यहाँ पर कौन सा वन है वो भीतर जाना है ऐसा। यहाँ पर 500 योजन की जो जगह होती है वहाँ पर वन है, तो वहाँ पर 100 वन है। पुनः ऐसा 36,000 योजन ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर पांडुक वन है। यहाँ पर भी भीतर अंदर जाएंगे, यहाँ पर कौन सा वन है पांडुक वन है, जहाँ पर पांडुक शिला है, 4 शिला है 4 दिशाओं में, इधर भी दिशाओं में। और वहाँ पर भरत जम्बूद्वीप में 2 विदेह क्षेत्र, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिन बालकों का तीर्थंकर बालकों का जन्म होता है, उनका जन्माभिषेक उस पांडुक वन में पांडुक शिला के ऊपर होता है। उसका भी सब निश्चित है, पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र का होगा। और इधर जो रक्त कंबला रक्त ऐसे शिला है वहाँ पर ऐरावत क्षेत्र का होगा। पूर्व दिशा जो विदेह क्षेत्र है उसका इस तरफ होगा, और पश्चिम विदेह क्षेत्र है उसका उस तरफ के शिला पर होगा। मतलब ऐसे प्रदक्षिणा दे करके जाएंगे वहाँ पर अभिषेक करने के लिए। तो इस प्रकार ये बराबर जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, उसमें ये ऊंचाई कितनी इसकी 1,500 62,500 योजन, पुनः 36,000 योजन। 1 लाख हो गया। हाँ, और इस इधर ये चोटी है 40 योजन, केवल 40 योजन की चोटी है। तो ये सब मिला करके चित्रा पृथ्वी के तल से लेकर के जहाँ से मध्यलोक यहाँ से चालू हो जाता है, तो मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और 40 योजन उसकी चोटी है। तो इतना ही मध्यलोक की ऊंचाई मानी जाती है, जितनी मेरू पर्वत की है। 1,40,000 योजन ऊंचा मध्यलोक है। उसकी जो भी इधर उधर सब जगह लेंगे वो इतनी लेंगे। और कैसा है जम्बूद्वीप, मेरू पर्वत उसके नाभि के स्थान पर है, मतलब बराबर बीच भाग में है, और वृत्त गोल है। जम्बूद्वीप कैसा है, पूरा गोलाकार है, मतलब थाली जैसा गोल है। ऐसा जो भूगोल में पढ़ाया जाता है वैसा चेंडू जैसा गोल नहीं, पूरा का पूरा ऐसा पृथ्वी निकालते वो गोल, ऐसा भी जम्बूद्वीप नहीं है। वो तो जो निकालते हैं उसका नक्शा केवल अपने भरत क्षेत्र के एक कोने में आ जाता है। जो अभी जितना ज्ञात जग है, विश्व है, वो अपने एक भरत जम्बूद्वीप का भी वर्णन पढ़ेंगे अपन,
उसका एक भरत क्षेत्र आता है, उसके भी एक कोने में पड़ा हुआ है, और इससे भी बहुत बड़ा विश्व है। तो आगे कहते हैं कि वृत्त मतलब गोल है, मतलब चौकोन त्रिकोण वगैरह नहीं है। और कितना उसका विस्तार है, योजन शत सहस्र विश्वकंभ, क्योंकि दूने दूने विस्तार वाले इतना बताया था, लेकिन पहला ही विस्तार पता नहीं तो किसका दूना करेंगे। तो इसलिए पहले एक जम्बूद्वीप का बताएंगे तो सब समुद्र का अपने आप हो जाएगा। तो एक जम्बूद्वीप का विस्तार बताया, कितना है जम्बूद्वीप का विस्तार, शत सहस्र का अर्थ होता है 1,00,000, शत सहस्र मतलब 100 गुना 1000, तो 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा भी बताया था मैंने। जम्बू द्वीप में देवकुरु और उत्तर कुरु, जैसे जहाँ मेरू पर्वत है इधर निकाला है, देखो ये जम्बू द्वीप निकाला हुआ इधर। तो यहाँ पर जम्बू वृक्ष है, विदय क्षेत्र के बीच में देवकुरु और उत्तर कुरु है। उस उधर उत्तर की तरफ के जो उत्तर कुरु है वहाँ पर जम्बू वृक्ष है। उस जो वृक्ष के निमित्त से कारण से इस द्वीप को जम्बू द्वीप यह नाम पड़ा है। और कैसा है वो जम्बू वृक्ष, वनस्पति का एक नहीं है, वह पृथ्वी का एक है, वह अनादि निधन है, किसी ने बीज पे बोया हुआ नहीं है कि जिससे वो वृक्ष आ गया हो। अनादि निधन है और पृथ्वी का है और अकृत्रिम है, और वो केवल अकेला नहीं है वृक्ष, उसके बहुत सारे 500 अधिक सपरिवार वृक्ष भी होते हैं, छोटे छोटे और अनेक वृक्ष होंगे। एक जम्बू वृक्ष बीच में बड़ा है और उसके आजू बाजू में बहुत सारे वृक्ष हैं। ऐसा यह जम्बू वृक्ष से वेष्टित ऐसा यह द्वीप है, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा है। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप का ये बताए कहाँ पर है जम्बू द्वीप, सब असंख्या द्वीप समुद्रों के बराबर बीच में। और कैसा है, मेरू जिसकी नाभि है, मेरू नाभि वाला है, मतलब नाभि के समान वो मेरू पर्वत है। और कैसा है जम्बू द्वीप, वृत्त मतलब गोल है और 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। इस प्रकार का बीच का जम्बू द्वीप पहला द्वीप है। अब उस जम्बू द्वीप में क्या क्या रचनाएं हैं, कितने क्षेत्र है, कितने पर्वत हैं, वो आगे बताते हैं। आगे का एक लेते थे अपन, 10 नंबर का सूत्र है, भरत हैमवत हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। बोलो सब मिलकर के एक बार बोलो, भरत हैमवत हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। पट्टी होती है ना, भरत हैमवत हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। हैरण्यवतैरावत ऐसा बोलना, वतैरावत। हाँ बोलो रिंकी देवी। भरत हैमवत हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। जनक दीदी बोलो। भरत हैमवत हरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। वतैरावत, वतैरावत ऐसा बोलना। हाँ आ गया मन। हे मन उत्कर्ष लिहिलं नाही, 3च लिहिलंयस काय? ठीक है। भरत इसमें क्या बता रहे हैं, अब क्षेत्र कितने हैं, जम्बूद्वीप में क्षेत्र की रचना बता रहे हैं। इसमें 7 क्षेत्र हैं, उनके नाम बताए हैं कि कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्र है भरत, दूसरा है हैमवत, तीसरा है हरि,
चौथा क्षेत्र है विदेह, पांचवा है रम्यक, छठा है हैरण्यवत और सातवां है ऐरावत वर्ष मतलब क्षेत्र होता है। वर्षा मतलब वर्ष ही, इस सबको वर्ष लगाना है। भरत वर्ष, हैमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों की जो नाम है वो भी कैसे हैं, अनादिकाल से ही इनके नाम है, किसी ने रखे हुए नहीं हैं। और अनिमित्तक मतलब किसी निमित्त से नहीं हुए हैं। और ये भरत क्षेत्र आदि कहाँ पर स्थित हैं? पट्टी इकडे दाखव, इधर नाम लिखना। यहाँ पर क्या है, नीचे भरत क्षेत्र है। तो काय काढलं से मोठं काढलं चढतं। हाँ, ये भरत क्षेत्र इसने बड़ा निकाला है। ये क्षेत्र है ना, ये बीच में ये पर्वत पर से गया है। हाँ, तो ये भरत क्षेत्र है। फिर हम हिमवान पर्वत आएगा, बाद में बताएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद भरत हैमवत क्षेत्र है। एक क्षेत्र आएगा, एक पर्वत आएगा। और इन पर्वतों के कारण ही क्षेत्रों में विभाग हुआ है। तो ये पूरा जम्बूद्वीप एक ही हो जाता ना, लेकिन यहाँ पर बीच में पर्वत आया है, इसलिए एक क्षेत्र अलग हो गया, एक क्षेत्र अलग हो गया। तो इसका नाम है भरत, इसका नाम है हैमवत। फिर यहाँ पर्वत है, ये पर्वत है। फिर इसके बाद क्षेत्र हरि क्षेत्र है, बीच में अब निकालते हैं हरि क्षेत्र। तो जरा सा चुकले, इसको व्यवस्थित निकालना पड़ेगा। एक क्षेत्र है यहाँ पर हरि क्षेत्र। फिर यहाँ पर्वत आएगा बीच में, निषद पर्वत। फिर यहाँ है विदेह क्षेत्र। फिर है नील पर्वत। तो क्षेत्रामधनं 2 हे काढलेस काय नद्या। हाँ, वो वैसा बराबर है। ये हैमवत इधर आ गया, बीच का काटला नहीं सीधा, एक का गैप हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, नील पर्वत है। फिर उसके बाद में रम्यक क्षेत्र है। फिर उसके बाद में हैरण्यवत, और फिर इसके ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। तो 7 क्षेत्र है। भरत क्षेत्र, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ये पर्वत का नाम निकम है ना, ये पर्वत है। रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। अब ये 7 क्षेत्र किस कारण से हुए हैं, तो ये अगले सूत्र में उन्होंने बताया कि पर्वतों के नाम और कौन कौन से कितने पर्वत हैं वो बताया है। टाइम हो गया है इसे, उसको व्यवस्थित कल निकालेंगे और दिखाएंगे बराबर जम्बूद्वीप निकाल के। आज वो जल्दी में अच्छा नहीं निकाला है। और उसका ही वर्णन आगे आएगा, उसका सब पूरा जम्बूद्वीप का ही वर्णन आएगा। नदियाँ कितने हैं वहाँ पर, सरोवर कितने हैं, किस सरोवर से कौन से नदी निकली हैं, ये सब जम्बूद्वीप का ही विस्तार से वर्णन आएगा। इसको अपन कल देखते हैं। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ। मैं अपने ही असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणों में रहने वाला चैतन्य धातु का पिंड हूँ। देखिए अपने को, मैं बाहर के क्षेत्र में रहने वाला नहीं, स्व क्षेत्र निवासी हूँ।
इस लोक में, संपूर्ण लोक में कहीं पर भी जाए, मैं अपने में ही रहता हूँ। अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर बाहर नहीं हूँ, अपने भीतर ही हूँ। मैं मध्यलोक में रहने वाला नहीं, मैं जम्बू द्वीप में रहने वाला नहीं, मैं भरत क्षेत्र में रहने वाला नहीं, मैं आर्यखंड में रहने वाला नहीं हूँ, मैं भारत देश में रहने वाला नहीं हूँ, मैं किसी भी गांव में रहने वाला नहीं हूँ, मैं किसी गली में, किसी घर में रहने वाला नहीं हूँ। ये सब बाहर के आधार है। अपना सच्चा आधार अपने असंख्यात प्रदेश है। इसको छोड़ करके हम कहीं पर भी बाहर नहीं हैं। देखिए, अपने असंख्यात प्रदेशों का एहसास कीजिए। ये प्रदेश दिखते नहीं हैं, अमूर्तिक हैं, लेकिन ये है प्रदेश। इन अमूर्तिक प्रदेशों में ही मेरा अनंत गुणरूपी वैभव भरा हुआ है। मेरी संपूर्ण संपत्ति, प्रॉपर्टी इसी घर में रखी हुई है, बाहर नहीं है। इन असंख्यात प्रदेश में ही ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सर्वज्ञत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अनंत शक्तियाँ उछल रही है विद्यमान। उन शक्तियों का यदि हम भावभाषण करेंगे तो ये शक्तियाँ अपने आप व्यक्त होने लगेंगी। देखिए अपने भीतर कितना वैभव भरा है मेरे घर में। मैं ऐश्वर्यवान, संपन्नवान हूँ, श्रीमंत हूँ, गरीब नहीं हूँ, अनंत गुणपति हूँ। अनंत गुण निलय स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो निर्मम स्वरूपो शुद्ध एको ध्रुवो विसर्जन। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो अरिहन्ताय।